नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह मेरे साथ हैं स्टूडियो में इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज खास तौर पर जो सरकार के समर्थक वर्ग है उसके मन में एक चिंता है। चिंता कह लीजिए, ये निराशा है कि इस सत्र में यूं तो बड़े बड़े काम होने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया। महिला आरक्षण विधेयक सरकार ला सकती थी, 2/3 बहुमत उसने जुटा लिया था, ये भी खबर आई और हमने रिपोर्ट की खबर, क्योंकि खबर थी, देवेंद्र आपको बताएंगे। और इसके अलावा डिलिमिटेशन पर भी साथी जो है मिल गए थे सरकार को। एफसीआरए का बिल तो बिल्कुल बस आने ही वाला था, ऐसी बात हो रही थी। फिर क्या हुआ? एफसीआरए का बिल जेपीसी को चला गया, बाकी दोनों बिल की बात ही नहीं हुई और अब 24 घंटे मात्र रह गए हैं संसद के मानसून सत्र में और उसमें कुछ होगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये सत्र पूरा व्हाइट वॉश हो गया एक तरीके से। लेकिन क्या इन बिलों को सरकार भूल जाएगी? क्या ये बड़े काम अब सरकार किसी के दबाव में, राजनीतिक दबाव या व्हाटएवर, क्या अब सरकार ने इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है? इसकी बात हम लोग करेंगे मुख्य तौर पर प्रोग्राम के अंदर। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आप देवेंद्र से, क्योंकि हम लोग कॉफी में भी वो बात नहीं कर पाए। आज आपने देखा गृह मंत्री आए सुबह सुबह पार्लियामेंट में और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं खास तौर पर बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा, जो बाद में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी स्पीकर को, कि नीट में संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा, इसके लिए मैं तैयार हूं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो मांग राहुल गांधी कर रहे थे कि छात्रों के आंदोलन में जो हुआ उस पर गृह मंत्री क्या कहें, वो थोड़ा और उसको बारीक कर देते हैं कि पुलिस ने क्यों उन पर एक्शन लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हर विषय पर उससे रिलेटेड जवाब देने को तैयार हूं। इसकी भूमिका बनी कैसे? ये संसद के सेकंड लास्ट डे इस सत्र के कैसे ये तय हुआ कि अब होम मिनिस्टर का इस पर बाहर मीडिया में बयान भी हो जाए और फिर ये स्पीकर को भी चिट्ठी लिख करके कह दें कि भाई हम सबके लिए तैयार हैं? पहले तो सौरभ ये कोशिश थी कि संसद के दरमियान जब हो तो वहीं पे बातें कही जाएंगी। जब ये दिख गया सरकार को कि अब तो सत्र खत्म हो रहा है और पोजीशन डिस्कशन के लिए आया नहीं, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि शुरू में थोड़ा हंगामा करके अपोजिशन एक माहौल बना ले, फिर उसके बाद डिस्कशन के लिए वो टेबल पर आ जाते हैं। याद है आप कह ही रहे थे कि फर्स्ट वीक में, तो जब ये सत्र शुरू हुआ था कि सरकारी मान रही पहले वीक में कुछ नहीं होगा, सेकंड वीक में काम होगा। तो यूजुअली ऐसा ही रहता है कि शुरू में आपको अपना जो पॉलिटिकली ब्राउनी पॉइंट्स जो करना है इकट्ठा, वो आपने कर लिया। फिर उसका आज सरकार की जिम्मेदारी ये रहती है कि अपना बिल पास करा लेना। अपोजिशन के हिस्से में सिर्फ राजनीति रहती है, तो वहाँ पर वो थोड़ा कर लें और उसके बाद फिर जब टेबल पे आएंगे तो सरकार का बिल भी पास हो जाएगा। इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्लियामेंट काम करता है कि चलो तुम्हारी भी थोड़ी हम सुन लें, तुम थोड़ी हमारी। नूरा कुश्ती जैसी होती है, हाँ, दोनों के बीच में। और इस लिहाज से कि भाई पार्लियामेंट सबका है, तो अपोजिशन भी अगर किसी इशू को उठाना चाहता है तो वो अपना कर ले, सरकार का अपना जो एजेंडा है उसको भी करा दिया जाए। कई बार हंगामे के बीच आप देखेंगे कि सरकार को कोई बहुत ज़रूरी, जैसे फाइनेंशियल कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसके लिए पैसे निकाल के उस काम को करा दिया जाता है। लेकिन अब इस बार सरकार को जब ये दिखा कि ये तो सत्र पूरा खत्म हो रहा है और ये लोग चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, और तो उसके बाद अब जब पब्लिक परसेप्शन में आपको जाना है, जनता के बीच जाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था सरकार के लिहाज से भी कि आप अपना रिकॉर्ड सेट कर दें कि क्या सरकार इस पर चर्चा करने से भाग रही थी। क्योंकि अभी तक जो बातचीत होती थी सौरभ, ज़्यादातर बात जैसे बीएससी की मीटिंग में होती थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे किरण रिजिजू सरकार के प्रतिनिधि होते थे और वो स्पीकर के सामने इस बात को कहते थे कि हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन वहाँ पर अपोजिशन शुरू में राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, इस तरह की चीज़ें जोड़ के, तो ज़्यादा ध्यान सरकार को ये समझ में आ रहा था कि इनका प्रोटेस्ट पे भी ज़्यादा ध्यान है। सरकार को ये उम्मीद थी कि थोड़े दिनों बाद ये आ जाएंगे ये लोग ट्रैक पे, वो आए नहीं। शुरू में वो लोग सिर्फ चर्चा की बात कहता था, उसके बाद अमित शाह का इस्तीफा जोड़ा जाने लगा, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि गोल पोस्ट हमको चेंज करते रहना है। सरकार के लोग से हम लोग पूछते भी थे कि फिर तुरंत एकदम से चर्चा क्यों नहीं शुरू हो जा रही है, तो उनका ये कहना था कि ये चर्चा इनको नहीं चाहिए, ये गोल पोस्ट चेंज करेंगे। जैसे हम लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है कि चलो गृहमंत्री अमित शाह आपके जवाब भी देंगे, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद कहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए, उससे पहले प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और इस तरह की चीज़ें। तो सिर्फ एक माहौल बनाना था। अब जब आपको जनता के बीच जाना है, ये सत्र खत्म हो रहा है, तो सरकार के लिए भी ज़रूरी था कि आप ऐसी बात कहें जिससे आपका अपना पक्ष भी सामने आए। और उसी लिहाज से गृहमंत्री अमित शाह ने उन सारी बातों कहा, बाकायदा ये तक कहा कि मैं एक एक सवाल लिखूंगा, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा, लिखूंगा और सबका जवाब दूंगा। मतलब वो ओपन एंडेड है कि मामला आप डिस्कशन में जो आप सवाल पूछना चाहें पूछ लें। पैलेट गन को भी लेकर अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं आराम से पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर अपोजिशन पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, जो बात गोल पोस्ट चेंज करने वाली थी कि आपको चर्चा चाहिए नहीं थी। ठीक है, अब आपको शुरू में कहते थे चर्चा चाहिए, अब राहुल गांधी ये सौरभ कह रहे हैं कि वी डोंट केयर, हमको नहीं सुनना। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जब होम मिनिस्टर ने आज मीडिया में वो बयान दिया
या जब वो चिट्ठी भी लिखी उन्होंने स्पीकर को कि आप ऑपोजिशन से बात कर लीजिए, मैं तैयार हूं, तो ये जानते हुए ये किया कि वो ऑपोजिशन तैयार नहीं होने वाला। एकदम उसमें उनको कोई पहले ही भ्रम नहीं पता था, था एकदम पहले से पता था सौरभ। और इसमें एक दिलचस्प चीज ये रही है कि अब कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि जिस चर्चा को अपोजिशन मांग रहा था आखिर उससे भाग क्यों रहा है। जैसे राहुल गांधी बाहर जो बात कह रहे हैं वो हाउस में भी ये सारी बातें कह सकते हैं, उसके बाद आप वॉकआउट कर रहे हैं या जो भी हंगामा करना है, जो भी करना हो, इनफैक्ट आपको ज़्यादा वहाँ बोलने का मौका मिलेगा, ज़्यादा आरोप लगा सकते हैं, फिर भी आप भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं चर्चा चाह रहे हैं? तो उसके पीछे सारा वजह यह है कि सरकार, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू में उनकी प्रायोरिटी ये थी कि एक तो आंदोलन को लेकर जो माहौल ऐसा हुआ वो शांत हो, ज़्यादा भड़के ना, उस पर ज़्यादा डिस्कशन होगा तो पब्लिक नैरेटिव में वो चीज़ें और ज़्यादा रहेंगी। तो वो एक स्ट्रेटजी ये थी कि इसको पहले टालो, साथ ही साथ जितनी चीज़ों की जांच चल रही थी वो सारी चीज़ें सरकार के पास आ जाए। हमें ये बताया गया टॉप सोर्स के द्वारा सरकार के कि 4 से 5 ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह उन तथ्यों को हाउस में रखेंगे तो वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल करने वाला रहेगा। अच्छा। और वहाँ जो एक नैरेटिव वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हवा निकलेगी। इस बात की भनक उन लोगों को लग गई है क्योंकि जहाँ से इन लोगों को ये सारी जानकारी मिली वहाँ से उनको भी पता चल गया कि ये सारी चीज़ें सरकार के पास पहुँच गई हैं। ओके। तो उससे भागने की रणनीति ये है कि अब डिस्कशन करो ही नहीं। और ये बात सौरभ लॉजिकल इस लिहाज से लगती है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये डर अपोजिशन को नहीं होता तो फिर चर्चा में दिक्कत क्या है? सरकार को एक दिक्कत की बात समझी जा सकती है, मान लीजिए सरकार किसी चर्चा से अगर भाग रही हो कि पता नहीं इस मुद्दे पर बोलना चाहे नहीं बोलना चाहे, क्या स्ट्रेटजी है। अपोजिशन कैसे भाग सकता है किसी नहीं, वो तो आज उनका आर्गुमेंट बहुत वीक लगा, बल्कि आर्गुमेंट था नहीं राहुल गांधी के पास जब होम मिनिस्टर के बयान के बाद उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज लेक्चर, या उन्होंने डिस्कशन शब्द भी बोल दिया, उनके डिस्कशन में भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किस चीज़ में इंटरेस्ट है? और होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि जवाब भी चाहिए तो जवाब भी चर्चा में ही आएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप रैंडमली कोई भी खड़ा होकर कुछ भी कहना शुरू कर देगा पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट में आप ही नेता नहीं ना, आपके अलावा भी अपोजिशन के लोग हैं, उनके भी सवाल होंगे। बेहतर तरीका तो ये, सबके गृह मंत्री तो एक ही हैं। मान लीजिए राहुल गांधी का कोई सवाल होगा, अखिलेश यादव कोई सवाल होगा। अब ये जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी संसद के अंदर, अब ये बाहर लड़ी जाएगी। संसद का सत्र तो कल है और कल कुछ नहीं होना, ये भी क्लियर है ना। हाँ, कल सुबह ही खत्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ देखना यह है कि अनिश्चितकालीन सैनिटाइज ये किया जाता है या आगे प्रोरोग भी कर दिया जाएगा। आज रात में एक बड़ी बैठक होनी है और उसमें ये तय कर लिया जाएगा कि आगे क्या। जैसे अगर अनिश्चितकाल के लिए सिर्फ स्थगित किया जाता है तो इसी सेशन के आगे फिर 4 दिन के लिए बुलाया जा सकता है, 3 दिन के लिए बुलाया जा सकता है, कभी भी। ओके। अगर ऐसा नहीं होता, प्रोरोग कर दिया जाता है, तो फिर नया सत्र जैसे जिस प्रक्रिया के तहत बुलाया जाता है उस काम को किया जाएगा। ठीक है। तो आज हमने शाम में आज चेक किया था, उसमें बताया गया कि रात में डिसाइड होगा कि क्या करना है। स्पेशल सेशन तो सरकार के ऊपर है, वो कभी भी कॉल कर सकती है बीच में। आइए अब इनकी बात कर लें। इन बिलों का क्या? सरकार के समर्थक बड़े निराश हैं कि ये काम नहीं हो पाए। अच्छा, खास तौर पर चलें क्योंकि महिला आरक्षण और परिसीमन पर तो ये था कि वो ज़्यादा जटिल काम थे, उसमें 2/3 बहुमत भी चाहिए था। लेकिन ये FCRA तो सरकार को ऐसे ही पास करा लेना था और ये लिस्टेड भी था, लिस्ट हो गया था ना ये बिल। तो ये भी JPC को आज चला गया बिल, तो इस पर ये तो पहले पेश हो चुका था। ये तो पहले ही पेश हो चुका है। हाँ। और वो JPC को जाने के पीछे सौरभ शुरू में एकदम सलाहकारी कहा जा रहा था कि नहीं सरकार इसको पास कराएगी क्योंकि नंबर्स वाला मसला इसमें था नहीं। लेकिन एक तो छात्र आंदोलन वाली समस्या ने माहौल ख़राब किया, एक अनरेस्ट जैसी चीज़ें, सरकार पे बहुत तरीके से हमले हुए, तो उन सब चीज़ों में सरकार उलझी रही सत्र शुरू होने के साथ ही। उसके बाद फिर इसको लेके FCRA बिल को लेके बहुत भ्रम फैलाया गया, जैसे इस तरह की चीज़ें फैलाया जाना कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उस तरह की चीज़ें उसको सरकार ले लेगी, उसका धार्मिक स्वरूप बदल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब फैली तो वहाँ पर अलग अलग सरकार के हिस्से से भी वो सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। सरकार के सहयोगी दल जैसे आंध्र प्रदेश से TDP ने इस बात को बताया, मिजोरम के मुख्यमंत्री आके उस बात को बोले, DMK के सपोर्ट की ज़रूरत सरकार को है महिला आरक्षण बिल को लेकर। उनके सांसदों का एक क्रिश्चियन डेलीगेशन के साथ उनके एक सांसद आए और उन्होंने इस बात को कहा। तो वहाँ पर फिर सरकार बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ जाना नहीं चाहिए कि अगर ऐसे माहौल में हंगामे के बीच इस बिल को पास कराया जाता है तो फिर जितना भ्रम दूर किया जाना चाहिए वो बेस्ट यही तरीका हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह जब उस बिल को पास कराने के लिए सारी बिंदुओं पर जवाब देते, वो अगर नहीं हुआ तो संभव है कि माहौल और ज़्यादा खराब करने की कोशिश की जाए। अब इसमें दिलचस्प चीज़ सौरभ ये था कि जिस क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर इतनी ज़्यादा चीज़ें की जाती, आज भी जब JPC में भेजा जा रहा था तो वही एंगल देने की कोशिश हुई। तो जो फॉरेन से फंडिंग आता है उसमें 16-17% ही NGO ऐसे हैं जो क्रिश्चियन बॉडी हैं।
हाँ, और इसको सीधे क्रिश्चियन इशू से ही जोड़ के सीधे जोड़ बना दिया गया। तो 80% से ज्यादा हिंदू बॉडीज को वो डोनेशन मिलता है, उनको दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो वो एक स्ट्रेटजी होता है ना कि सरकार को एक खास तरीके से पेंट करने की कोशिश। पहले मैं आपसे कीजिए, पूछूं कि आपसे लोग यही समझना चाह रहे होंगे ज्यादा, क्या सरकार इन बिलों को भूल गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एफसीआरए को लेकर ही जो जेपीसी बनाई गई है, वो जेपीसी उसका कंडीशन ही यही है कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो उसके पहले सप्ताह के ही आखिरी दिन तब तक की मोहलत दी गई है जेपीसी उतने दिन में वो रिपोर्ट तैयार करके देगी। पहले सप्ताह के आखिरी दिन मतलब वो पूरा सत्र फिर उस बिल को पास कराने के लिए ओपन रहेगा। और जब ये जेपीसी की बैठक हो जाएगी तो सारे स्टेक होल्डर्स या अलग अलग दलों के वो सारी चीज़ें उसमें सिफारिश सारी हो आ जाएगी। तो वहाँ पर सरकार के लिए फिर ये मैसेजिंग आसान रहेगा। एक तो ये कि जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं वो जेपीसी उनको बुला के समझा देगी, बता देगी कि क्या क्या है, तो उनका भ्रम दूर रहेगा। दूसरा, पब्लिक नरेशन में भी ये खराब नहीं जाएगा कि सरकार ने शोर शराबे में इस बिल को पास करा लिया, तो उसके बाद उसी सत्र में इस बिल को फिर पास कराया जाएगा। ठीक है। ये वक्फ जितना जटिल मामला है क्या सरकार के लिए? नहीं नहीं नहीं, वक्त जितना जटिल नहीं, लेकिन एक चीज़ आप ये, जैसे वक्त में क्या था कि वक्त में गड़बड़ियाँ बहुत आम तरीके से दिखती थी, इसमें गड़बड़ियों की साजिश होती है। जैसे एक सिंपल सी बात सौरभ है ना कि विदेश से धन अगर आ रहा है, कोई डोनेशन आपको क्यों दे रहा है? अमेरिका जैसे सोसाइटी का सौरभ उदाहरण उठा के देखें तो अमेरिका में तो बेटा भी एक सर्टेन, जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद बाप का दबाव उस पर पड़ना शुरू हो जाता है कि अपना काम करो, अपना पैसा खुद अर्न करो, और वो जाके कैफे में काम करेंगे, पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, छोटे अच्छे अच्छे घरों के लड़के भी। उस तरह की सोसाइटी का व्यक्ति, 4 दोस्त सौरभ वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तो चारों अपना अपना पेमेंट करते हैं, अपने अपने कार्ड एक साथ दे रहे होते हैं। तो जो अपने दोस्त पे खर्च नहीं करता, जो बाप अपने बेटे पे एक सर्टेन एज के बाद खर्च नहीं करता, वो आपके देश में इतना डोनेशन क्यों देगा? तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली शुरू ही हुई थी अमेरिका के इस लिहाज से कि एक उनका अपना वर्ल्ड वो मानते थे, दूसरा रशिया वाला, तो उसके बाद जो बच गया, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जिसको थर्ड कंट्री या जो भी है नाम आप दे लें, उस देशों में अपनी पैठ कैसे बनानी है, जो न तो रशिया के साथ है ना अमेरिका के साथ है, उसमें हम अपने पैठ कैसे, उसके लिए इस तंत्र का इस्तेमाल किया, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये चिंता ज़्यादा सौरभ किस लिहाज से बड़ी थी कि एक तो कन्वर्जन, पैसे का जो आ रहा है कन्वर्जन कराया जा रहा है, दूसरा नेपाल जैसी जो घटना हुई थी ना, उसमें भारत के पास जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि विदेशों से नेपाल के अलग अलग एनजीओज के मार्फत वहाँ फंड दिए गए थे और अचानक से प्रोटेस्ट कराया गया। ओके। इस बार भी आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देखें तो ये कहानी तो आ ही रही है ना कि कितने सारे यूट्यूबर, उनके अकाउंट में कितने पैसे आ गए, जो टॉपिक कुछ और होता था कुछ और करने लगे। तो उसको एक रेगुलेट करने की व्यवस्था कीजिए, ऐसा नहीं है कि उसको खत्म किया जा रहा है। रेगुलेशन में क्या दिक्कत हो सकती है? क्या डिलिमिटेशन के लिए खास तौर पर जिन लोगों का साथ चाहिए उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एफसीआरए को पीछे किया गया? वो भी एक, जैसे बताया ना मैं आपको, डीएमके के मान लीजिए डेलीगेशन गया, डीएमके का सपोर्ट आपको चाहिए, तो वहाँ पर निश्चित तौर पे उस कंसर्न उनका ठीक कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसके चलते बिल छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो भी उनका कंसर्न है अगर, तो उस कंसर्न को एड्रेस कर लिया जाए। सहयोगी दल की तरफ से भी अगर कुछ कहा जा रहा है तो उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। तो वो एक रणनीति दिखी कि कोई ये ऐसी चीज़ नहीं कि डू और डाई कि अभी कर लेना, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, उस तरह की चीज़ ये सरकार के लिए एफसीआरए संशोधन बिल नहीं था। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन, इनका महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को सर आप देखें तो इस सत्र के शुरू होने से पहले जब सरकार के बड़े लोगों से हम लोग पूछते थे कि क्या ये आएगा, कब आएगा, तो तब उस समय ये कहा जाता था कि जैसे नंबर आ जाएगा हम लोग इसको लेकर आएंगे। उसके बाद टीएमसी का जैसे टूट हुआ, एनसीपी की जैसे हैपनिंग शुरू हुई, तो ये समझ में आने, डीएमके की तरफ से जैसे बयान आने शुरू हो गए। कुछ सोर्सेस से हमें ये भी जानकारी मिली कि उन लोगों को ड्राफ्ट दिखा भी दिया गया था कुछ लोगों को कि भाई इस तरह का ड्राफ्ट होगा, इस पे तो आप सहमत हैं। तो उससे ये समझ में आ गया था कि इस सेशन में ही लाने की पूरी तैयारी नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मामला जब डिरेल हुआ तो उसके बाद सरकार के लिए ये मुश्किल था इसको अभी कराना। अब लेकिन सरकार एक चीज़ और कह रही है, पहले जैसे ये कहा जाता था कि नंबर्स आ जाएंगे, जैसे नंबर्स आएंगे हम लोग इसको लेके आएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, और वो जो स्पेसिफिक नंबर दिया जा रहा है सौरभ, वो 366 का, इतने नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। पिछली बार जब ये बिल गिरा तो उसमें हाउस के स्ट्रेंथ के हिसाब से जितने लोग संसद में मौजूद थे, जितने सांसद, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से 352 चाहिए था। नॉर्मल केस में 362 चाहिए, बट उससे ज़्यादा आप लेकर आ गए। मतलब फुल स्ट्रेंथ के हिसाब से भी 2/3 है, फुल स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आ गया है, ऐसा सरकार का ये दावा। अब एग्जैक्ट तो हाउस में ही पता चलता है कि क्या हुआ, लेकिन सरकार उस मामले में नंबर्स को लेकर
अब वो निश्चिंत नज़र आ रही है। और सौरभ, अगर आप ठीक तरीके से ट्रैक करें अलग अलग दलों को, तो ये समझ में भी आ रहा है कि कोई ये अनरियलिस्टिक या ख्याली पुलाव जैसी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल हो गया होगा, एकदम वो मानने वाली चीज़ है। उसको ना मानने के लिए कोई पर्याप्त राजनीतिक कारण या उन दलों का कोई वैसा स्टैंड वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो महिला आरक्षण हो तो या डिलिमिटेशन हो तो ये एकदम से सरकार के एजेंडे में तो है ही है। और सर, अब लगभग तय मानिए कि 2029 से ही सरकार इसको लागू करने के लिए तैयार है। एकदम से दृढ़ संकल्प जैसी चीज़ नज़र आती है। बात अभी सरकार के एजेंडे के हिसाब से बातचीत कीजिए तो पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रही हैं, क्या करना है उसमें एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी में ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऑपोजिशन को तो ये ज़रूर लगता होगा कि सरकार ये जो पुश थ्रू करना चाहती है कुछ इन बड़ी बातों को, पार्लियामेंट की सीटें बढ़ा देना, महिला आरक्षण लागू कर देना, या वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात जब होती थी, हालांकि वो भी पीछे ही हो गया। तो अभी इस पूरे एपिसोड ने ऑपोजिशन को ये भरोसा दिया होगा कि नहीं, हम सरकार को रोक सकते हैं हम चाहें तो। नहीं सौरभ, ये भरोसा अंदर खाने नहीं होगा। अच्छा। अंदर खाने किस लिहाज से नहीं होगा कि अगर आज भी आप देख रहे हो कि डीएम के उस रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है जैसी होनी चाहिए, अलग ही हो चुका है। नतीजा ये क्या है कि तमिलनाडु में डिलिमिटेशन के खिलाफ में आप प्रस्ताव पास करा रहे हो, उसका मकसद क्या है? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक दल तो जा रहा है। एनसीपी शरद पवार वाले जो सांसद हैं उनका प्रधानमंत्री से मुलाकात और जो गर्मजोशी और नज़दीकी दिख रही है उससे समझ में आ जाना चाहिए। उन दलों को भी तो ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। वाईएसआर अपोजिशन की पार्टी, उनके सांसद जो कह रहे हैं उससे उनको समझ में आ रहा है। तो नंबर्स अंदर का तो वो देख रहे हैं ना कि ये किस तरीके से जा रहा है। तो इसको रोकने का तरीका उनके पास अब यही बच गया था कि हंगामा हो, शोर शराबा हो, इस तरह की चीज़ें होंगी, किसी तरीके से आप रोके। और जैसे कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं गौरव कि अपोजिशन के एक बहुत बड़े सांसद का ये कहना था, बहुत चर्चित सांसद हैं, बड़े नेमफेम वाले, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ मुझे कहा, जब उन्होंने इस बात को कहा तो 6-7 लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, पार्लियामेंट के अंदर की ही बात है। उन्होंने कहा था कि अगर डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण सरकार पास कराने में सफल हो गई तो फिर ये जो 2047 का विकसित भारत के सपने की बात करते हैं, बीजेपी को तब तक कोई नहीं हरा सकता। अब जब उन लोगों का ये आकलन है तो आप समझ सकते हैं कि उसको रोकने के लिए वो लोग कितनी ताकत लगा रहे होंगे। लेकिन ताकत नंबर्स के हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है। नंबर्स में अगर सरकार को दिक्कत होती है ना कि इनके अपने घटक दल छिटक रहे हैं या जिनको साथ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं वो दूर हो जा रहे हैं, तो सरकार के लिए चिंता की बात होती है। और सिर्फ 366 नहीं सौरभ, अमित शाह जिस प्रकार की प्लानिंग करते हैं, जिस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, वो 366 के आगे कैसे बफर होना चाहिए उसकी भी उन सारी चीज़ों पर भी वो लगातार काम कर चुके हैं। और अब केवल बेहतर माहौल में हो, इस वजह से इस बार ये काम नहीं हो पाया। बेहतर माहौल में हो और ठीक तरीके से हो, अन्यथा मतलब अभी माहौल आप देखें तो जिस तरीके का था उसमें बहुत बड़ी चीज़ों के लिए, हालांकि गृहमंत्री अमित शाह की ज़्यादातर तैयारियां वैसी ही नज़र आ रही थी। अच्छा, वो उन नेताओं में से हैं सौरभ जो एक बार टास्क लेते हैं तो फिर उसके पीछे लगे रहते हैं। 3 घटनाओं की मैं और चर्चा कर लेता हूं देवेंद्र से जल्दी, क्योंकि ये काफ़ी इनकी बात हो रही है। पहले तो आज पार्लियामेंट में एक विवाद हो गया, और विवाद बड़ा अजीबोगरीब था, लुंगी पर विवाद। और वो विवाद इतना हो गया कि वो बाकायदा उसके भी प्लेकार्ड छप गए थे, और उसको लेकर के केरल के सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी की सांसद जो अभी आई हैं बीजेपी में, सुष्मिता देव, राज्यसभा की, उन्होंने सीपीएम के केरल के सांसद जॉन ब्रिटास को कुछ कहा, उसमें उन्होंने लुंगी वाला शब्द इस्तेमाल किया, ऐसा जॉन ब्रिटास का दावा है। सुष्मिता देव ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा है, और अब सुष्मिता देव ने प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया है, दोनों कहने कि दोनों ने कि मैं माफी किस बात की मांगू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जॉन ब्रिटास बहुत सीनियर सांसद हैं। अच्छा, चेयरमैन ने दोनों को बुला के बात भी कराने की कोशिश की, उससे भी मामला नहीं संभला। तो है क्या हकीकत, किसने किसी को क्या कहा? मतलब एग्जैक्ट क्या कहना है सौरभ, वो तो समझ सकते हैं कि जब दोनों ही खारिज कर रहे हैं तो। लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा इस बात को लेकर है कि जॉन ब्रिटास ने शायद ये कहा कि तुम बीजेपी में जब से गई हो ज़्यादा हिंदू कर रही हो। अच्छा। ज़्यादा हिंदू हो गई हो, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी लुंगी संभालो, ऐसा। अच्छा, इस बात की लोग चर्चा है। अब कहा है कि नहीं कहा है ये हमें नहीं पता, मतलब लेकिन जो दावा दोनों तरफ से है, उधर वाला खेमा कह रहा है कि इस तरह की बात थी, इधर वाला खेमा कह रहा है कि उस तरह की बात थी। अब हकीकत तो यही दोनों जानते हैं, या फिर चेयरमैन वो समझेंगे कि हाँ क्या उन्होंने उसको केरल प्राइड से जोड़ दिया, उनको पॉलिटिकली उसमें लगा कि हाँ ये तो अच्छा मौका है, इसको उस रूप में जोड़ देते हैं। और फिर वो एक माहौल बनाने की कोशिश। इनके खेमे के लोगों से जब ये कहा जा रहा है कि आपने हिंदू बोला, इनके तरफ के लोग, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं एंथो कह रहा था, एंथो को उन्होंने हिंदू नहीं एंथो कह रहा था। कि एंथो से लैंग्वेज की भी तो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे, तो होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है। लेकिन मतलब ये सारी चर्चाएं सौरभ,
और आज ठहाके लग रहे थे सांसदों के बीच भीतर भी, जब ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ तो सांसद के बीच ही ये चर्चा हो रही थी, और कोई भी पक्के तौर पे ये बताने की स्थिति में नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बोला गया था, क्या हुआ था। ये अजीब बात है, अब चेयरमैन इसका फैसला करेंगे। और दूसरी खबर, एक अखबार में, अंग्रेजी अखबार में खबर छपी कि ये सरकार जो है मान तो लिया था कि जाति जनगणना कराएगी, लेकिन ये 2011 वाली ही जातीय जनगणना होने वाली है। जो लोग बता देंगे अपनी जाति, वही जो है वो अपने एनुमरेशन, क्योंकि इस बार डिजिटल होगी जनगणना, तो उसमें वो अंकित कर देंगे। उसमें कोई क्लासिफिकेशन जातियों की नहीं होगी। 2011 में भी ये हुआ था जब लाखों जातियां जो हैं देश के अंदर अचानक से पाई जाने लगी थी। तो क्या सरकार वाकई 2011 मॉडल पर करा रही है? लेकिन क्लासिफिकेशन संभव ही नहीं है ना। क्लासिफिकेशन आप कैसे कर पाएंगे? कैसे आप मान लेंगे कि हाँ इतनी ही जातियां हैं? भाई जातियों का एक समूह अपने आप के बारे में ये कहे कि नहीं नहीं हम तो ये जाति हैं, मान ली कोई नाम ABCD कुछ भी आपको कह रहा है, सरकार कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं जी आप तो इसी जाति में आएंगे? तो उसके लिए पहले बहुत दिनों तक ये मंथन चला कि एक ड्रॉप डाउन बनाया जाए। हाँ। तो मतलब ये कि आपके कास्ट का नाम उसमें रहे, हाँ। उनमें से आप टिक कर दें। हाँ, मतलब उसमें ब्राह्मण रहे, और आपको कोई आदमी शर्मा कह रहा है तो वो छाप ब्राह्मण में आएंगे। हाँ, यही मतलब हुआ ना। हाँ। तो उसमें खास तौर पे जो OBC EBC में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि वो एकदम से अलग अलग कैटेगरी है, वो अपने आप को अलग ही बताते हैं। तो उस कंडीशन में आप कैसे समझेंगे? फॉरवर्ड में भी अगर आप देखें तो एक सेक्शन में आपको एक जगह लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भूमिहार अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है। एक सेक्शन ऐसा भी मिलेगा जो कहेगा कि नहीं नहीं भूमिहार ब्राह्मण तो एक ही होता है। अब इसमें आप किसको सही मानेंगे? तो वो ड्रॉप डाउन बनाना वो उस तरह के कैटेगरी में संभव ही नहीं था। बहुत दिनों तक इस पर मंथन चला है सरकार की तरफ से भी कि इसका क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि पहले जातियों की संख्या कितनी थी, अब जातियों की संख्या कैसे पहुंच गई है कितनी ज़्यादा। तो वो एक्सरसाइज तो उसी रूप में होना था। तो मतलब ये कि जिस रूप में ऑपोजिशन ने इमेजिन किया होगा जाति जनगणना को, वैसी तो नहीं होने जा रही। निश्चित तौर पर सौरभ वैसे होने संभव नहीं था। वो राहुल गांधी के अपने दिमाग में न जाने क्या है, जैसे वो मान के चलते हैं जैसे कि लेकिन जैसे कर्नाटक में हुआ ना, कर्नाटक और बिहार में भी तो हुआ ना, बिहार ने भी तो किया ही ना। बिहार में जैसे उतने छोटे जगह पे जातियों की संख्या तो बहुत कम थी ना, उसमें तो आपने कर लिया। लेकिन पूरे देश भर के हिसाब से अगर आप कीजिए, देश भर के हिसाब से करना मुश्किल था। और राहुल गांधी को ये लगता है कि हाँ कास्ट के हिसाब से वो एक, जैसे OBC एक कैटेगरी है सौरभ, लेकिन OBC कम्युनिटी के अंदर फीलिंग कहाँ होती है जो SC या ST में होती है? जैसे पॉलिटिकली फीलिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यूपी बिहार जैसे राज्य की बात कर लें, क्या वहाँ पर कुर्मी, वहाँ पे यादव एक दिशा में सोचता है, कोयली यादव एक दिशा में सोचता है, बिहार में सोचता है। तो ये ऊपर से आप भले कैटेगरी उसको बना दे OBC कैटेगरी में, वो जो आइडेंटिटी उनकी है, खासतौर पे जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो एकदम से अलग अलग रहता है। चलिए ठीक है, तो मतलब ये आगे जाके आप देखिए कि ये बात जो है इस पर ज़रूर होगा। और आखिरी, आजकल बड़े ज़ोर शोर से सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना वाले विवाद के ऊपर, और उस पर शिवसेना के नेता बड़े उत्साहित हैं। उनको लगता है कि हमारी पार्टी हमको वापस मिल जाएगी। क्या सुन रहे हैं आप लोगों के बीच में? संजय राउत रोज स्टेटमेंट देते हैं कि सारे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे जितने लोग भी हमारी पार्टी से गए। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सुनवाई अब तब हो रही है जब पार्टी कब टूटी थी 2023 में, उसके बाद चुनाव भी हो गया, सिंबल मिल गया, इलेक्शन हो चुका, उसके बाद अब उसमें सुनवाई हो रही है। तो संजय राउत उसमें बयान के हिसाब से आप वो ज़्यादा, बट कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होगा ये अंदाजा लगाना हाँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो असली चीज़ किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्या होता है, आपके लोग, आपकी ताकत। तो वो तो दिख रहा है कि ताकत कहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो उस कंडीशन में सिर्फ आप एक शिगुफा बचाने की लड़ाई, नाम का जो शिगुफा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा नहीं, लेकिन इस सेंस में इंपॉर्टेंट है ना, मान लें, देखिए हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, मान लीजिए फैसला जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है, तो क्या पंडोरास बैग मतलब खुलेगा कि अब आप कैसे रिवर्स कर देंगे उस सबको जो कुछ इस बीच में हो चुका है? बिल्कुल, और इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो आप कैसे उसको खोलेंगे? तो स्वाभाविक तौर पर जब कोर्ट का भी डिसीजन आएगा तो वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ही आएगा। उसमें ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ, जैसा कि संजय राउत जो दावा कर रहे हैं, वो ज़्यादा ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कैंप में जो कि उनको छोड़ के यहाँ पे आ चुका है उसके अंदर किसी प्रकार का पैनिक हो, कुछ हो। लेकिन इधर वाले एकनाथ शिंदे वाले कैंप की अगर बात करें तो बड़े निश्चिंत, और उनको ये तो लगता है कि हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, गाड़ी हमारी जल चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और असली शिवसेना हम ही हैं, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास लोग हैं। चलें, तो अब एक दिन बचा है संसद का, उसकी खबर आपके लिए भारत की खबर में कल लेकर के हम लौटेंगे। आज का ये पूरा पॉलिटिकल रैपअप था आपके लिए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। भारत की खबर में आज इतना ही।